वो ये कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते और जब लोग पीछे पलट कर देखते तो वो यही सोचते कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। और दोस्तों जब बात फाइनेंशियल डिसीजंस की आती है तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हो या इंडिया के मिडिल क्लास या दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशंस यानी जज्बात के बेसिस पर लेते, जैसे डर या लालच, और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। दोस्तों इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। इसीलिए दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स इस बुक से शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंड। नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बढ़िया सा घर, इंस्टा पे वेकेशन की फोटोज, दोस्तों ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन का EMI, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस, और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वेकेशन पे गया हो, तो हम भी यही सोचते कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी ऐसी जगह घूम पाता, ये कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि वो लोगों की लाइफ एक्चुअली में मस्त है या नहीं, हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ऐसी ब्राइट चीजें ढूंढ के पिक करते हैं। और दोस्तों हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतने अमीर होने का फायदा क्या। दोस्तों इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअली में वेल्दी है या नहीं, लेकिन उससे हमें ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम हो गए। लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है 12 लाख रुपया, तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, आप 12 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना तो आप कोई सस्ती कार ढूंढ लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब दोस्तों 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आगे जाके फ्यूचर्स में जो प्रॉब्लम्स होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं वो उसके नुकसान से काफी छोटे जो फिलहाल नहीं दिख रहे। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सजा मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही। इसीलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, फिर भले हम कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में, लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस वही है और ये प्राइस आप डॉलर या रुपीस में नहीं पे करोगे, बल्कि डाउट, अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देके उसके बारे में सीख कर पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसों को कोई सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक FD में या गोल्ड में। तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। तो इसी तरह ये ऑप्शन में आप खराब रिटर्न्स लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सच बात ये है कि मैक्सिमम लोग ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मॉर्गन हाउसेल इस बुक के ऑथर कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा। और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घर, गाड़ी या फिर फिक्स डिपॉजिट का फिक्स्ड इंटरेस्ट। और आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड से आपको अपना फ्यूचर इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं है। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार की चुराने की असली कीमत नहीं दिख रही। और दोस्तों ऑथर यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग व्हिच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर व्हिच कैन हैपन इन सेकंड्स। यानी आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसीलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग्स करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो तो चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया के 90% से भी ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए, जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें भी मार्केट साइकिल्स होते हैं और इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं है, हम और ज्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हमें यही लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कि आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, अ गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर, यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पे भी गौर करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यानी आपका प्लान बी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसीलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनीज का और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं,
तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट योर ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। यानी आपको फ्यूचर को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ऑथर ने हमें यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए। सबसे पहला रोनाल्ड रीड का। आप ये नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो। ये आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास 8 मिलियन US डॉलर जमा थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फस्कॉन का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनीज मैरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है, लेकिन उसने कर्जे की और खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज क्या होती है? वो ये कि आप अमीर बने और फिर वापस गरीब हो गए। तो इसीलिए अगर आप अपने दम पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते, तो आप 10 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच ये होती है कि जब हम थोड़े पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते, दूसरे जिन्हें लगता है वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है उनको सेव करने की जरूरत ही नहीं। आई एम श्योर आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हो। दोस्तों, हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं। आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपका फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद के रखा था। तो इसीलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्गन हाउसल के लाइफ टिप्स। सबसे पहला, अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज अगर आप कोई कर सकते हो तो वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्चा कर दो। एडवाइस नंबर 3, डिराइव प्लेजर फ्रॉम फ्री और लो कॉस्ट एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग। क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में जो रोज होती है, और इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी। वो इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी दैट हैज द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स ऑफ हाउसल्स अप्रोच, अ हाई सेविंग्स रेट, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअली में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ रुपया खर्चा करना है, जो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि अगर आप अपना करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पुअर डैड ने हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया था, जबकि उनके रिच डैड अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। मरते वक्त उनके पुअर डैड ने अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि उनके रिच डैड ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जबकि उनके रिच डैड कहते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। उनके पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, जबकि उनके रिच डैड कहते थे कि ये सोचो कि तुम कैसे दूसरों को जॉब्स दे सकते हो। दोनों डैड्स के पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। तभी 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने डिसाइड किया कि अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। आज मैं आपसे ऐसे 7 लेसन शेयर करूंगा जो उन्होंने अपने ऐसे 7 लेसन शेयर करूंगा। नंबर 1, फेयर एंड डिजायर। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, उन्हें हमेशा एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, अच्छी इनकम चाहिए होती है, बट ऑथर कहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए कोई फायदा नहीं, क्योंकि सैलरी बढ़ने से आपके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं और आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग जब ज्यादा अर्न करते हैं तो ज्यादा खर्च भी करते हैं, जिससे उनके मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो एक न्यूली मैरिड कपल है, जेसन और सैरा। जेसन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। जैसे उनकी शादी हुई, उन्होंने मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे एक घर खरीद लिया, उन्होंने कार भी खरीद ली, एक्सपेंसेस और भी बढ़ गए। काम पे जाता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उसकी लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी। अब कुछ महीनों बाद उनका बेबी हो जाता है। अब जेसन 2 जॉब्स कर रहा है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा इनकम मिल रही है। अब जैसे उसकी इनकम बढ़ी, उसकी डिजायर्स भी बढ़ गई। अब वो ज्यादा चीजें डिमांड करता है, उसके मंथली एक्सपेंसेस और भी बढ़ जाएंगे और ये साइकिल बस चलती रहेगी। लोग इन 2 इमोशंस की वजह से सारी जिंदगी काम करते हैं, फेयर और डिजायर। लोग इन 2 इमोशंस की वजह से सारी जिंदगी काम करते हैं और ऑथर इसी को रैट रेस कहते हैं। अगर आप भी मैक्सिमम लोगों की तरह अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हो तो आप कभी रिच नहीं बन सकते, और फिर चाहे आपकी इनकम कितनी बढ़ जाए कोई फायदा नहीं। इसलिए सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप उस एडिशनल इनकम को इन्वेस्ट करो, जो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। लेसन नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से अमीर बनने का सीक्रेट पूछा तो रिच डैड ने कहा कि अमीर बनने का बस एक ही सीक्रेट है, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है कि एक एसेट और एक लायबिलिटी में क्या फर्क होता है, और तुम्हें एसेट्स बाय करने की जरूरत है। तो रॉबर्ट ने उससे पूछा कि अगर रिच बनना इतना ही सिंपल है तो सब रिच क्यों नहीं बन जाते? तो रिच डैड ने कहा कि सब इसलिए रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो एक एसेट और एक लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। फिर रिच डैड उसे बताते हैं कि एक एसेट और एक लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। एसेट वो चीज होती है जिससे आपके पास पैसे आते हैं, जैसे आपने घर खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया, अब हर महीने आपको उस घर का रेंट मिल रहा है, तो ये एक एसेट हुआ। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपसे पैसे लेती है, जैसे आपने घर खरीदा और उसे
पर्सनली यूज किया, अब हर महीने आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ेंगे, तो ये एक लायबिलिटी हुई। अब बहुत से लोग जॉब करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जॉब एक एसेट है। ऑथर कहते हैं कि एसेट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए खुद इनकम जनरेट करें, जहां आपको काम करने की नीड ना हो। रिच डैड रॉबर्ट से कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे ही उन्हें इनकम मिलती है, वो उस इनकम से एसेट्स बाय कर लेते हैं और फिर वो एसेट्स उन्हें इनकम जनरेट करके देते हैं। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आपको तो पता होगा कि आजकल हम करीम और उबर जैसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे क्रिएटिव ने करीम, उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए उनके पास जितने पैसे थे और कार इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद और हायर किया। अब वो करीम के लिए ड्राइव करता है, को कोई काम नहीं करना पड़ता, पे करता है, इंस्टॉलमेंट्स भी पे करे, बहुत पैसे वो खुद भी कमा लेता है और कुछ गाड़ी भी उनकी हो जाएगी, वो भी बिना कुछ काम किए। मोस्ट है कि जब पुअर के पास इनकम आती है तो उस इनकम को एक्सपेंसेस के लिए यूज करता है, जैसे फूड्स, बिल्स, टैक्सेस, और फिर एसेट्स के लिए कुछ नहीं बचता। जब मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो उसे लायबिलिटीज के लिए यूज करता है, जैसे जो ने लास्ट मंथ एक नया एसी खरीदा, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल, लास्ट वीक एक कार खरीदी जिससे एक्सपेंसेस और भी बढ़ गए, मतलब मिडिल क्लास भी अपनी सारी इनकम लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे यूज करता है। जबकि रिच लोगों के पास एक्सपेंसेस से ज्यादा एसेट्स होते हैं, उनके एसेट्स कॉलम में से जो भी इनकम आती है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लेते हैं और जो इनकम बच जाती है वो उसे वापस एसेट कॉलम में रीइन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूलिया ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई हैं, उसे महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि उसके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं, तो बचे हुए 50,000 से वो वापस एसेट्स बाय कर लेगी। और रिच लोग यही करके और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट बाय करें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर कोई भी बिजनेस जहां आपको काम करने की नीड ना हो। एसेट्स बाय करने का ये मतलब नहीं कि रिच पीपल कोई लग्जरीज बाय नहीं करते, वो लग्जरीज बाय करते हैं, बट वो लग्जरीज तभी बाय करते हैं जब उनके एसेट्स में से अच्छी इनकम आ रही हो तब, जबकि पुअर लग्जरीज पहले बाय कर लेते हैं। इसलिए ये बात याद रखना, एक तो अपने टाइम वेस्ट के पैसे ना कमाना, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बाय करना और लग्जरीज एंड में खरीदना। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ज्यादातर लोग हमेशा इसलिए पुअर रहते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपना एसेट कॉलम बनाओ और उसे स्ट्रांग रखो। हमारे आजकल लोग बस फॉर्मल एजुकेशन और डिग्रीज को ही हर चीज समझते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें यही सिखाता है कि हमें डिग्रीज लेनी चाहिए और जॉब्स करनी चाहिए। बहुत से लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बहुत सी जॉब्स की हैं, बट मोस्ट लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो और कुछ नहीं करते। वो जॉब्स तो करते हैं बट साथ में उनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, वो अपने एसेट कॉलम को स्ट्रांग नहीं बनाते। जैसे जब रॉबर्ट कियोसाकी जॉब कर रहे थे तो साथ में रियल एस्टेट्स भी खरीदते बेचते थे। इसलिए अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसे कंटिन्यू रखो, एक अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनो, बट साथ में अपना कोई खुद का भी बिजनेस करो, अपने एसेट कॉलम को स्ट्रांग करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एसेट्स वही बाय करना जो आपको पसंद हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे रियल एस्टेट नहीं पसंद तो मैं रियल एस्टेट बाय नहीं करूंगा और वो एसेट्स बाय करूंगा जिनमें मेरा इंटरेस्ट हो, तो वही एसेट्स बाय करना जो आपको पसंद हो। बाय द वे, अगर आप कोई वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीक ऐसे ही वीडियोस बस स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। ऑथर कहते हैं कि लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो रिच सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से बनते हैं। अब मैं आपसे बुक समरी तो शेयर कर रहा हूं, आपको नॉलेज तो दे रहा हूं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप रिच बन जाओगे। आप तब तक रिच नहीं बन सकते जब तक आप इस नॉलेज को यूज नहीं करते। बहुत से लोगों के पास नॉलेज तो होती है बट वो कभी उस नॉलेज को यूज ही नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं लेते। ऑथर कहते हैं कि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन जिंदगी में कामयाब वही बनता है जो हिम्मत करके उन स्टेप्स को फॉलो करे, एक्शन ले। अब जैसे मैंने आपको इस वीडियो में एडवाइस दी कि अपने इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करें, अब आप में से कितने कम लोग इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और चांस है कि वही थोड़े बहुत लोग आगे जाके रिच बनेंगे। बहुत से लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते कि वो कहते हैं कि उनके पैसे डूब जाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि यार मेरी एक फैमिली है, मेरे इसलिए ना अफोर्ड नहीं कर सकता, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑथर ने बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जब उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। ऑथर कहते हैं कि पैसे लाने के बहुत से तरीके हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज से रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पे ध्यान दो और फिर हिम्मत करके एक्शन भी लो, तभी आप रिच बनोगे। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न। ग्रेजुएशन करने के बाद ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में जॉब मिल गई, जहां वो साल के $42,000 अर्न कर रहे थे। उनके पुअर डैड बहुत कुछ थे, उनके पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एक हाई पेइंग जॉब में सेटल हो जाए, जबकि उनके रिच डैड कहते थे कि कभी भी पैसों के लिए काम मत करना, हमेशा सीखने के लिए काम किया करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी और वो मरीन कॉर्प्स में चले गए ताकि वो वहां जाके कुछ सीख सकें। उनके रिच डैड बहुत खुश थे, जबकि उनके पुअर डैड बहुत गुस्से में थे। उनके पुअर डैड कहते थे कि तुम्हें किसी एक फील्ड या एक सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहिए, और ये सही भी है, लेकिन साथ ही आपको नए नए स्किल्स भी सीखने चाहिए। जैसे मान लो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने बहुत ग्रो कर लिया है, मैंने यूट्यूब को अच्छे से मास्टर कर लिया है, अब अचानक एक दिन यूट्यूब मेरा चैनल बंद कर देता है या फिर यूट्यूब भी बंद हो जाता है तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि मैं दूसरी चीजें भी सीखूं, जैसे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मास्टर करूं, अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करूं। रिच डैड लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड की मीटिंग्स के वक्त उनके साथ बैठे थे ताकि उनसे कुछ सीख सकें। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी एक स्पीकिंग इवेंट गए थे। इवेंट के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। उस रिपोर्टर ने ऑथर से कहा कि वो भी एक दिन उनकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े और वो उन्हें बहुत पसंद आए। ऑथर ने उस रिपोर्टर से पूछा कि किस चीज ने उसे रोका हुआ है, तो रिपोर्टर ने कहा पता नहीं, सबको मेरे आर्टिकल्स इतने पसंद आते हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा। बट रिपोर्टर ने ऑथर से एडवाइस मांगी, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिपोर्टर से कहा कि उसे कुछ सेल्स ट्रेनिंग कोर्सेज लेने चाहिए। ये सुनकर रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया और उसने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा कि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल हूं और आप चाहते हैं कि मैं सेल्समैन बन जाऊं। तो ऑथर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक उठाई और कहा कि ये देखो, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। इसलिए लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, फाइंड करो कि आपको क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है और फिर उन स्किल्स को सीखो। लेसन नंबर 6, पे योरसेल्फ फर्स्ट।
पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि आप अपने आप को हमेशा सबसे पहले पे क्या करो, मतलब वो इनकम जिससे आप एसेट्स बाय करोगे और फिर जो बच जाए उससे बाकी एक्सपेंसेस पूरे करो। तो रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो तो क्या करें। तो रिच डैड ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा एसेट्स के लिए इनकम पहले निकालो और फिर जब आपके ऊपर एक्सपेंसेस का प्रेशर आएगा तो आप किसी ना किसी तरह पैसे कमा लोगे और एडजस्ट कर लोगे, बट हमेशा एसेट्स के लिए इनकम पहले निकालो। लेसन नंबर 7, गिव एंड यू शैल रिसीव। रिच डैड हमेशा एक चीज में मानते थे कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पहले आप वो चीज दो। जैसे जब भी रिच डैड को पैसे की नीड होती थी तो किसी और की हेल्प करते थे, जब रॉबर्ट कियोसाकी को पैसों की नीड होती थी तो किसी और की मदद करते थे, जब उन्हें सेल्स की नीड होती थी तो किसी और की सेल्स करने में मदद करते थे। इसलिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले आप वो चीज दो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेस्ट सेलिंग बुक बाय करनी हो जिसके लोग पुअर डैड के साथ हमेशा पैसों को लेकर प्रॉब्लम रहता था, जबकि उनके रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमी में से थे। पुअर डैड ने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिल्ड कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारी बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसे ना होना सारे बुरे कामों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक अच्छी जॉब ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम आगे जाके एक अच्छी कंपनी बाय कर सको। पुअर डैड जॉब्स करने पर फोकस करते थे, जबकि रिच डैड सोचते थे कि वो कैसे दूसरों को जॉब्स दे सकते हैं। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि उनके रिच डैड हमेशा अपने आप को रिच बुलाते थे। इवन जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब ही क्यों ना हो, तब भी वो अपने आप को रिच ही बुलाते थे। कभी ये नहीं सोचते थे कि वो पुअर हैं या किसी से कम हैं। इसका रीजन ये है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी में वैसा ही होता है। दोनों डैड्स एजुकेशन को भी बहुत मानते थे, लेकिन अलग अलग चीजें पढ़ते थे। एक डैड अच्छी जॉब्स के लिए पढ़ते थे और दूसरे डैड अमीर बनने के लिए पढ़ते थे। पुअर डैड कहते थे कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड को जब कुछ चाहिए होता था तो वो सोचते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनने के लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए और तेज दिमाग के लिए आपको अपने दिमाग को चलाना होगा। आपका दिमाग जितना चलेगा वो उतना ही तेज होता जाएगा। जब आप खुद से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, कुछ आइडिया सोचते हो, तो इससे आपके ब्रेन मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये कह देना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहते थे कि ये कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है और कुछ सोचेगा नहीं। दिमाग को तेज करने के लिए उसे चलाया करो। आपका दिमाग जितना चलेगा आप उतना ही अमीर बन सकोगे। रॉबर्ट उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों फादर्स में से किसकी सुने। प्रॉब्लम ये था कि रिच नहीं थे, बस उनकी सोच पुअर डैड से अलग थी। वो हर चीज पुअर डैड से डिफरेंटली करते थे और इसी वजह से फिर वो आगे जाके इतना अमीर भी बने। हमारे जो स्कूल्स हैं वो हमें अच्छा डॉक्टर, लॉयर और बैंकर तो बनाते हैं, लेकिन सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनते हैं इसके बारे में बच्चों को घर में सिखाया जाता है। रिच लोग बचपन से ही अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेशन देते हैं, जो कि ऑथर ने भी अपने रिच डैड से सीखी और आज आप इस बुक समरी से सीखेंगे। ये भी याद रखना कि अगर पैसों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है नॉलेज। अगर आपको ये पता होगा कि आप किस तरह पैसे बना सकते हो तो ये चीज आपके बहुत काम आएगी। पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2। रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। वो और उनके फ्रेंड माइक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और काफी टाइम एक साथ गुजारते थे। एक दिन ऑथर ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं? तो उनके डैड ने उनसे कहा कि वो इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो एक स्कूल टीचर हैं और उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पुअर डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि वो दोनों माइक के फादर के पास जाएं और उनसे पैसों के बारे में सीखें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों, वो तो रिच नहीं है। तो उसमें पुअर डैड ने कहा कि उनका और माइक के फादर का एक ही बैंकर है और बैंकर माइक के फादर की बहुत तारीफ करता है। उनका मानना है कि माइक के फादर कुछ ही टाइम में बहुत पैसे वाले होंगे। रॉबर्ट और माइक ने डिसाइड किया कि वो माइक के फादर के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक के फादर, जिन्हें इस बुक में ऑथर रिच डैड कहते हैं, वो काफी बिजी रहते थे। उनके कुछ वेयर हाउसेस थे, कुछ स्टोर्स थे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट्स थे। उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर लिया। जब रॉबर्ट माइक के घर गए तो उन दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा और फिर जब फाइनली वो रिच डैड से मिले तो रिच डैड ने उन्हें एक ऑफर दी। ऑफर ये थी, रिच डैड ने कहा कि उन्हें क्लासरूम स्टाइल में नहीं सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक को उनके लिए काम करना पड़ेगा उनके स्टोर पे और बदले में वो 1 घंटे के 10 सेंट्स देंगे और रिच बनना सिखाएंगे। रॉबर्ट और माइक ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और फिर हर सैटरडे रिच डैड के स्टोर पे काम करते। वो वहां जाके सफाई वगैरह करते थे। रॉबर्ट और माइक की यही रूटीन चलती रही और काफी दिनों तक उन्होंने यही किया। 4 हफ्ते बाद रॉबर्ट इस रूटीन से थक चुके थे, क्योंकि ना तो उन्हें इस काम के कोई बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे और ना ही रिच डैड उन्हें कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने 4 हफ्तों से रिच डैड को देखा तक नहीं था। रॉबर्ट ने माइक से कहा कि वो ये काम छोड़ रहा है। ये सुन के माइक को हंसी आने लगी और ये देख के रॉबर्ट को गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में माइक से पूछा कि वो क्यों हंस रहा है। माइक ने कहा कि उसके फादर को शुरू से इसके बारे में पता था। रिच डैड ने माइक से कहा था कि रॉबर्ट काम छोड़ देगा और जब वो ऐसा करे तो माइक रॉबर्ट को उनके पास लेकर आए। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिच डैड ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनसे फजूल में इतना काम करवाया और कुछ सिखाया भी नहीं। ऑथर के जो रियल पुअर डैड थे वो भी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने रॉबर्ट से कह दिया था कि वो ये काम छोड़ दें। सैटरडे को रॉबर्ट फिर से रिच डैड से मिले और इस बार काफी गुस्से में थे। उन्होंने रिच डैड से कहा, मैंने आपके लिए काम किया, अपने बेसबॉल गेम्स मिस किए, इतनी मेहनत की और बदले में आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप भी बस दूसरों की तरह लालची हो। रॉबर्ट ने अपना सारा गुस्सा रिच डैड पर निकाल दिया और फिर रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट तुम मेरे वर्कर्स की तरह बिहेव कर रहे हो। फिर रॉबर्ट ने कहा कि पैसे बढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन रिच डैड ने उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं। तो उसके रिप्लाई में रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट और माइक को पहले दिन से सिखा रहे हैं। इस पर रॉबर्ट ने हैरान होकर बोला, आपने हमें कब सिखाया, आपने तो हमसे बात भी नहीं की। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट सिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को कोई लेक्चर दो, मैंने तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस दिया है। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड क्या बात कर रहे हैं, कौन सा एक्सपीरियंस क्या सिखाया है। रॉबर्ट ने रिच डैड से बिल्कुल क्लियरली कह दिया, मैंने स्टोर पे काम करके आखिर क्या सीखा है, आप मेरे पैसे बढ़ाएं, मुझे सिखाएं, वरना मैं ये काम छोड़ दूंगा। रिच डैड ने कहा, देखो ज्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसे आने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आई एम श्योर थोड़ी कंफ्यूजन आपको भी हो रही होगी कि आखिर क्यों रिच डैड ने रॉबर्ट से स्टोर पे काम करवाया, वो आखिर रॉबर्ट को क्या सिखाना चाह रहे थे। बेसिकली यहाँ पे रिच डैड रॉबर्ट को बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग क्यों पुअर रह जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं। रिच और पुअर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है।
इसे और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आगे से एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने बताना चाहते थे कि पुअर लोग पूरी लाइफ क्या करते हैं और इसीलिए उन्होंने उनसे स्टोर पे काम करवाया। पुअर लोग पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा सैलरी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लो 3 भाई हैं जिनकी नई-नई शादी हुई है और वो सारे एक ही एरिया में रहते हैं। अब देखा जाए तो उनके खर्चे एक जितने होने चाहिए क्योंकि सब एक ही एरिया में रहते हैं और तीनों पे सिर्फ अपनी वाइफ्स की रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन क्या तीनों हर महीने एक जितने पैसे खर्च करते होंगे? बिल्कुल नहीं। तो जो भाई सबसे ज्यादा कमाता होगा, चांसेस हैं कि वो भाई सबसे ज्यादा खर्च भी करता होगा और जो सबसे कम कमाता होगा, वो सबसे कम खर्चा करता होगा। सबकी जरूरत एक जितनी है लेकिन फिर भी सब खर्चा अपनी इनकम के हिसाब से करते हैं। आप ही मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो अपने खर्चे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। आप ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे, छोटी मार्केट्स के बजाय बड़े मॉल्स में जाओगे। रिच डैड रॉबर्ट को वही समझाना चाह रहे थे कि ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो रिच डैड ने रॉबर्ट से काम करवाया ताकि उसे पता चले कि पुअर लोग सारी जिंदगी क्या करते हैं। इसके बाद जब रॉबर्ट ने अपनी पे बढ़ाने की बात की तो रिच डैड ने उसे रैट रेस के बारे में बताया। ये वही जाल है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, मतलब अपनी सैलरी के साथ अपने एक्सपेक्ट होंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। उसी टाइम में आप वही प्रॉब्लम्स फिर से फेस करोगे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि रैट रेस क्या है और क्यों आपकी सैलरी बढ़ने नहीं होगी। मान लो एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं। अब हस्बैंड एक नॉर्मल सी जॉब करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। एक बार फिर हस्बैंड वहीं आ गया जहां वो पहले था और मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा है। कुछ सालों बाद उसने अपनी कंपनी में और सक्सेस अचीव किया और उसकी इनकम बहुत बढ़ गई, खत्म हुई और उनके कॉलेज एडमिशन का टाइम आ गया। अब उसने सोचा कि उसके बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े और उसने महंगे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बच्चों की पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ी। हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी ही है। सैलरी के साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं। इसी को रैट रेस कहते हैं। सबसे पहले आपको डर होता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपके खर्चे नहीं चल पाएंगे। एक बार आपके हाथ में इनकम आती है, फिर आपको नई नई चीजें दिखती हैं, जैसे नए कपड़े, बाहर का खाना, मॉल में जाना। ये लाइफ इसी तरह चलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, लेकिन फायदा उसी वक्त होगा जब आप उस एडिशनल इनकम को सेव करें और फिर उसे सही जगह यूज करें। अगर उस इनकम से आप अपने खर्चे ही बढ़ा लेंगे तो आप रैट रेस का हिस्सा हैं और रैट रेस वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, हमेशा टेंशन में जिंदगी गुजारेंगे। अब ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, अमीर लोग क्या नया घर नहीं लेते, नई गाड़ियां नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं और वो भी खर्चे करते हैं, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है, सही वक्त होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर से आपने 2 बातें सीखनी है। पहली, रैट रेस के इस जाल से बचना है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उससे अपने खर्चे ना बढ़ाओ बल्कि उसे सेव करो और फिर उस इनकम से क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। दूसरा लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को कैसे अप्लाई किया अब ये मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे बच्चे कॉमिक बुक्स बहुत पढ़ते थे और माइक और रॉबर्ट ने देखा कि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स जब कॉमिक बुक्स पुरानी हो जाती थी तो उन्हें फेंक देते थे। रॉबर्ट और माइक ने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की कि वो कॉमिक बुक्स उन्हें दे दें। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनसे कहा कि उसी शर्त पे उन्हें कॉमिक बुक्स देंगे अगर वो उन्हें रीसेल ना करें। माइक और रॉबर्ट ने उनकी शर्त मान ली और माइक के घर में जो बेसमेंट था वहां पे एक लाइब्रेरी खोल ली। वहां पे बच्चों को 10 सेंट्स पे करने होते थे और फिर 2 घंटे में वो जितनी चाहे कॉमिक बुक्स पढ़ सकते थे। उन्होंने माइक की छोटी बहन को एज लाइब्रेरियन हायर किया और उसे वीकली $1 पे करते थे। मैं ये बता दूं कि 1956 की बात है और जिस टाइम पे रॉबी थी उस टाइम पे वो रिच डैड के और इस बार उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट और माइक पैसों के लिए काम ना करें, वो कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें जिससे पैसा उनके लिए काम करे और उन दोनों ने कर दिखाया। उन्हें लाइब्रेरी में काम नहीं करना पड़ता था लेकिन फिर भी वो पैसे अर्न कर रहे थे। उन्होंने माइक की सिस्टर को हायर किया हुआ था और उससे पैसे दे रहे थे। इन अदर वर्ड्स, पैसा उनके लिए काम कर रहा था और उन्हें और ज्यादा पैसा कमा के दे रहा था। इसलिए आप भी सोचें कि पैसा किस तरह आपके लिए काम कर सकता है, आप कैसे सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आइडिया निकालें, थोड़ी रिसर्च करें, ये किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछा आपके लिए काम करे। चैप्टर 3, 1923 में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उस टाइम के सबसे अमीर और पावरफुल लोग आए थे। इनमें थे चार्ल्स श्वाब जो उस टाइम पे स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, सैमुअल इंसुल जो सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। इनके 25 साल बाद इन सब की यह हालत थी। चार्ल्स श्वाब की डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उन्होंने कर्जा लेकर गुजारी। ईवर क्रूगर और अर्थर कॉटन ये दोनों भी जब मरे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। रिचर्ड व्हाइटनी और एल्बर्ट फॉल दोनों जेल से छूटे थे। फ्रेजर और लिवरमोर दोनों ने सुसाइड कर ली। सवाल ये कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। ये मीटिंग 1923 में हुई थी और 1929 में यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी और बहुत से लोग रास्ते पे आ गए थे। ये नुकसान बाकी लोग से अमीर आदमी थे। इस मीटिंग में 25 साल बाद इन सब की यह हालत थी। चार्ल्स श्वाब की डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल गुजारी। ईवर क्रूगर और अर्थर कॉटन जब मरे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। एल्बर्ट फॉल दोनों जेल से छूटे थे। फ्रेजर सुसाइड कर ली। सवाल ये क्या था। ये मीटिंग 1923 में हुई थी और 1929 में यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी और बहुत से लोग रास्ते पे आ गए थे। ये नुकसान बाकी लोगों के साथ साथ इन अमीर लोगों को भी हुआ था और इससे इनकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ा। अब ये सारे तो बहुत ज्यादा अमीर लोग थे लेकिन इनके साथ जो हुआ वो बहुत से लोगों के साथ होता है। बहुत से ऐसे बॉक्सर्स और स्पोर्ट्समैन हैं जिनके पास एक टाइम पे मिलियंस होते हैं लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता और वो नॉर्मल सी जॉब्स कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं जिन्हें लॉटरीज लगती हैं और उनके पास बहुत पैसा आ जाता है लेकिन फिर एक वक्त आता है जब उनकी वही पहले जैसी हालत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पैसों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि ऑथर एडवाइस करते हैं कि आप पैसों पे नहीं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको अपनी पैसा ग्रो करना आना चाहिए, उसे संभालना आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो फिर वो पैसा आपके पास ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बहुत से लोग ऑथर से पूछते हैं कि वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे मिलियनर बन सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। उन सबको ऑथर वही बताते हैं जो उनके रिच डैड उन्हें बताते थे। वो कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करो। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये आप एक बार में नहीं सीखते, इसे सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। इसके लिए पैसों से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, अमीर लोगों से सीखो, सेमिनार्स अटेंड करो। ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के नहीं सीखा जाता बल्कि आपको एक्शन भी लेना होगा। जब रॉबर्ट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक छोटे थे उसी वक्त से रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कर दी थी। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो इस पर रिच डैड ने कहा अमीर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो ये कि आपको एसेट्स और
लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको एसेट्स बाय करना है। वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट बहुत ही डीप है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रिच डैड कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और अमीर बनने के लिए ये सिर्फ एक ही रूल है। अगर इसे फॉलो करोगे तो आप रिच बन जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये एसेट और लाइबिलिटी क्या है। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके पास पैसे आए। जैसे मान लो आपके पास एक घर है जिसे आपने रेंट पे दे दिया, अब हर महीने आपको उसका रेंट मिलेगा, तो ये एक एसेट है। लाइबिलिटी मतलब वो चीज जो आपसे पैसे लेती है। जैसे आपने घर में एसी लगवाया जिससे हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा, तो ये एक लाइबिलिटी है। बहुत से लोगों को चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने में मजा आता है, लेकिन रिच डैड हमेशा चीज़ों को सिंपल रखते थे और सिंपल करके वो रॉबर्ट और माइक को सिखाते थे। अगर आप किसी अकाउंटेंट से एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन पूछेंगे तो शायद आपको कोई और जवाब मिले, लेकिन रिच डैड की डिक्शनरी में एसेट और लायबिलिटी का यही सिंपल मीनिंग है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो सिंपली अपनी लाइफ में एसेट्स बाय करो, और अगर गरीब रहना है तो लायबिलिटीज बाय करो। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बात हुई, अमीर लोगों के घर में क्या एसी नहीं लगा होता, उनके पास गाड़ियां और लग्जरीज नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। अमीर लोग बहुत सी लग्जरीज बाय करते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी के पास भी बहुत सी गाड़ियां और लग्जरीज हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अमीर लोग उसी वक्त लग्जरीज बाय करते हैं जब उनके एसेट्स में से एक्सेस इनकम आ रही हो। उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि उनके एक्सपेंसेस तो निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके पास और भी बहुत पैसे बच जाते हैं और फिर उससे वो लग्जरीज बाय करते हैं। जब पुअर लोग पूरा महीना काम करके सैलरी अर्न करते हैं तो उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। जब मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं और लायबिलिटीज बाय करते हैं, जिससे अगेन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जबकि रिच लोगों के पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनके एसेट कॉलम में से जो इनकम आती है, मतलब उनके रियल एस्टेट से जो रेंट मिलता है, उनके स्टॉक्स, बिजनेसेस, इन सब से जो इनकम आती है उससे वो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं और बची हुई इनकम से फिर से एसेट्स बाय कर लेते हैं। इसलिए लग्जरीज आप उसी वक्त बाय कर सकते हो जब आपका एसेट कॉलम बहुत बढ़ जाए। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने रैट रेस के बारे में बात की थी कि क्यों इनकम बढ़ने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एडिशनल इनकम से वही लाइबिलिटीज बाय कर लेते हैं। आपके पास जब एडिशनल इनकम आए तो आपको उसे एसेट्स बाय करना है। एसेट की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब एसेट्स कौन से बाय करने हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे ऑथर मोस्टली रियल एस्टेट और स्टॉक्स बाय करते हैं। आप एसेट्स पर थोड़ी रिसर्च करो और अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि एसेट्स में आप घर ही खरीदो। मोस्टली लोगों के लिए वो करना भी इंपॉसिबल होगा। एसेट्स के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, आपको थोड़ा सर्च करना होगा, कुछ सोचना होगा। जैसे रॉबर्ट और माइक ने एक लाइब्रेरी खोली थी, वो भी एक एसेट था, उससे उनके पास इनकम आ रही थी और वो भी बिना काम करे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब भी एक एसेट है, लेकिन जॉब कोई एसेट नहीं है। एसेट ऐसा होना चाहिए जहां आपके पास बिना काम करे इनकम आए। ऑथर ये भी कहते हैं कि एसेट्स ऐसे बाय करो जो आपको पसंद हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसे एसेट्स को आप सही से मैनेज कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। पहली, अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये टॉपिक आपको स्कूल में नहीं सिखाते, आपको खुद से इसे सीखना होगा, और ये तो सिर्फ एक ही बुक है। ये सब्जेक्ट लोग अपनी पूरी जिंदगी सीखते हैं, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दो। दूसरा लेसन, अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदो और लग्जरीज उसी वक्त खरीदना जब आपके एसेट्स बहुत बढ़ जाएं। चैप्टर 4, मैकडॉनल्ड्स तो आप सबने देखा होगा, हर कंट्री में उसकी ब्रांचेस हैं। 1974 में रे क्रुक जो कि मैकडॉनल्ड्स के ओनर हैं, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया था और वहां सारे एमबीए के स्टूडेंट्स बैठे थे। पब्लिक स्पीकिंग खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ने रे को ऐसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, तो फिर वो सारे वहां गए और काफी देर तक बैठे। बातों बातों में रे ने स्टूडेंट से पूछा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरा क्या बिजनेस है? तो इस सवाल पे सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और फिर एक ने कहा, रे, किसे नहीं पता कि तुम्हारा बिजनेस बर्गर सेल करने का है? तो उस पर रे ने कहा, गलत, मेरा बिजनेस बर्गर सेल करने का नहीं है, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट। वैसे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर्स ही मिलते हैं, लेकिन एक चीज जिसका रे बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं वो थी फ्रेंचाइज की लोकेशन। मैकडॉनल्ड्स की बहुत सी फ्रेंचाइजेज हैं और अगर किसी भी फ्रेंचाइज को सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी कंट्री में कोई मैकडॉनल्ड्स खोलता है तो उस जमीन को, उस रियल एस्टेट को मैकडॉनल्ड्स के नाम से बाय करता है। इसी वजह से आज मैकडॉनल्ड्स के पास इतना रियल एस्टेट है जितना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर एक लोग सिर्फ बर्गर्स बनाने पर ध्यान देते तो शायद वो कभी इतना अमीर नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने अपने एसेट कॉलम को बिल्ड किया है। मैकडॉनल्ड्स के रियल एस्टेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एसेट्स और इनकम भी बढ़ रही है। रिच डैड बचपन में रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे। इस चैप्टर में ऑथर ने अमीर लोगों का सीक्रेट 3 बताया है, जो है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने एसेट कॉलम को बिल्ड करो। अब ये पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक इंसान का प्रोफेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन को बिजनेस समझते हैं। जब ऑथर लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या बिजनेस है, तो वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूं, मैं टीचर हूं, लेकिन ये इनका बिजनेस नहीं है क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, उसके मालिक नहीं है। हमारे यहाँ लोग इसलिए पुअर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एसेट या बिजनेस नहीं होता। वो अपनी पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करते हैं और इस पर्सन को अमीर बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं और फिर एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं। अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉयर, मेडिकल की फील्ड में है तो उससे रिलेटेड प्रोफेशन। ऐसे नहीं है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हर सोसाइटी में डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, इन सब की जरूरत होती है, इसलिए आपको भी ये करना चाहिए, लेकिन साथ ही आपके पास अपने भी कोई एसेट्स होने चाहिए जहां पे आपको बिना काम करे इनकम मिले। रिच लोग सिर्फ अपने एसेट्स पर फोकस करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास अपनी सैलरीज पर फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए, और अगर बढ़ भी जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उससे वो अपने एक्सपेंसेस ही बढ़ा लेते हैं। ज्यादा सैलरी का उसी वक्त फायदा होगा अगर आप उस एडिशनल इनकम से एसेट्स बाय करो। यहाँ पे ऑथर ने एक और बात बताई है। वो कहते हैं कि जब भी आप जिंदगी में दूसरों से कुछ अलग करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार ऑथर को लोन की जरूरत थी तो उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया, और सिर्फ इस वजह से मना किया क्योंकि ऑथर ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। बैंक वालों को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ एक इंसान अकेला रियल एस्टेट से इतना पैसा कमा रहा है। इसलिए याद रखना कि अगर आप लोगों के साथ चलोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर आप उन्हीं की तरह बन जाओगे, उन जैसी जिंदगी गुजारोगे। लेकिन अगर आप दूसरों से अच्छी जिंदगी चाहते हो तो आपको उनसे अलग चलना पड़ेगा। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन उस रास्ते के आखिर में आपको रिवॉर्ड्स भी फिर अच्छे। आप में से जो एडल्ट्स इस वीडियो को जॉब करते हैं और उनके लिए ऑथर ने एक ही एडवाइस दी है, कंटिन्यू करें, एक अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बने, लेकिन जब सैलरी आए तो उसे पूरा खर्च ना करें, अपने खर्चे कम से कम रखें, पैसे सेव करें और फिर पैसों से एसेट्स बाय करें। इसके अलावा अगर तूने भी इस चीज के बारे में सिखा, एबिलिटीज के बारे में बताएं, इस बुक में आपने जो सीखा है उनके साथ शेयर करें। वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं, और जब उनकी जॉब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें, अपने खर्चे कम करें और फिर उस सेविंग से एसेट्स बाय करें।
आप इस चीज को जितना जल्दी समझेंगे जल्दी रिच बनेंगे। अगर एसेट्स की बात करें तो वो कुछ भी हो सकते हैं जिसमें आपको बिना टाइम दिए पैसे मिलें। जैसे कोई बिजनेस हो सकता है जहां आपको हर वक्त काम करने की नीड ना हो और इनकम मिलती रहे। इसके एग्जांपल है वो लाइब्रेरी जो माइकल रॉबर्ट ने खोली थी। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। ये बुक रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, लेकिन आपको रियल एस्टेट पे बुक्स लिखी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी एसेट बाय कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट और स्टॉक्स में ओनर्स में इन्वेस्टमेंट पसंद है, एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ओनर्स में इन्वेस्टमेंट पसंद है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को एडवाइस करते थे कि एसेट्स ऐसे बाय करने चाहिए जो आपको पसंद हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। ऑथर ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने काफी बड़ी कंपनीज में काम किया, कई सालों तक जॉब्स की, लेकिन साथ ही वो अपने एसेट कॉलम भी बिल्ड करते थे। वो अपनी जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट और स्टॉक्स में भी डील करते थे, उनके बारे में सीखते थे। रिच और पुअर में बड़ा डिफरेंस ये है कि पुअर लग्जरीज पहले बाय करते हैं जबकि रिच लग्जरीज एंड में बाय करते हैं। पुअर अपनी सैलरी से लग्जरीज बाय करते हैं जबकि रिच अपने एसेट से आई हुई इनकम से लग्जरीज बाय करते हैं। वो अपने खून पसीने की कमाई से ये सब नहीं खरीदते, बल्कि अपने दिमाग चलाते हैं और उससे ये सब खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जो वाइफ है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं। ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि उनकी वाइफ ने मर्सिडीज बाय करने के लिए 4 साल वेट किया और फिर वो कार खरीदी। उस कार के लिए जितने भी पैसे लगे सब एसेट्स में से आए, उसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए आप भी थोड़ा पेशेंस रखें और लग्जरीज अपने एसेट्स की इनकम से बाय करना। पर दोस्तों इंडिया में नहीं है क्योंकि ये इंडियन रुपीस में थोड़ी महंगी है और भी, लेकिन इस बुक मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने ये बुक रीड नहीं की है तो आपके लिए ये वीडियो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे वर्ड ऑलवेज इनवर्ड। चार्ली मंगर की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो कहते हैं ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब जब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लोग स्टॉक से डरते हैं तो फिर आप ज्यादा प्रॉफिट्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप इसके बदले उसका उल्टा सोचने की कोशिश करो। दोस्तों हम लाइफ के और इन्वेस्टिंग के बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, तो आप ये सोचो कि कौन सा स्टॉक आपको लॉस नहीं देगा। क्योंकि हम अपने पैसों को रातों रात बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अपने पेशेंस को जरूर बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जहां पूरी कि ऐसी कौन सी चीजें उनकी लाइफ में वो ज्यादा करके ज्यादा खुश हो सकते हैं, तो आप ये सोचो कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जैसे लोग लोन लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपको हैप्पीनेस के लिए ज्यादा चीजें नहीं करनी है, आपको उल्टा सोचना है और वैसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो अगर आप लाइफ में और इन्वेस्टिंग में कंटिन्यूअसली ऐसी बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो चांसेस है कि आप ऑटोमेटिकली अमीर बनोगे और एक अच्छी लाइफ जियोगे। दूसरा, बेटिंग ऑन बिजनेस इज मच बेटर देन बेटिंग ऑन मैनेजमेंट। चार्ली मंगर के हिसाब से आपको कंपनी के बिजनेस पे बेट करना चाहिए, यानी उसका बिजनेस मॉडल उसके मैनेजमेंट से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता रहता है लेकिन बिजनेस और बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म तक हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे आप रिलायंस में मुकेश अंबानी की जगह पे या फिर टेस्ला में इलॉन मस्क की जगह पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स काफी सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, या फिर एप्पल, स्टीव जॉब्स को मर के सालों हो गए, लेकिन फिर भी ये कंपनी आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रक्चर ही उतना स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेटर प्राइस। मतलब कंपनी के लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी थोड़े से ज्यादा प्राइस पे खरीद लेते हो और उसमें एकदम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो अगर वो कंपनी का हर साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का होता है तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 20% के आसपास का ही होगा। तो अगर आप उस अच्छी कंपनी को खरीदने के लिए थोड़ा सा ओवर पे भी कर लेते हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एवरेज या बुरी कंपनी को एकदम सस्ते प्राइस पे खरीदते हो, जैसे उसकी बुक वैल्यू से भी 50% डिस्काउंट पे, और वो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में सिर्फ 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 5% के आसपास का ही होगा, क्योंकि हो सकता है 20 साल बाद भी वो कंपनी 50% बुक वैल्यू में बिक रही है। चौथा, वी वेट फॉर नो ब्रेनर्स। दोस्तों अगर आप दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन का रिकॉर्ड चेक करो तो आपको पता चलेगा उनके 60% एक्विजिशंस फेल होते हैं। मतलब बड़ी कंपनीज के पास जब ज्यादा पैसा आता है और वो छोटी कंपनीज को खरीदती है तो उनके 3 इन्वेस्टमेंट्स में से 2 इन्वेस्टमेंट्स हमेशा फेल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कंपनीज तब इन्वेस्ट करती है जब उनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो अक्सर अच्छे मार्केट कंडीशन के टाइम पे होता है। लेकिन उन्हें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और वो जरूरी नहीं है कि अच्छे मार्केट कंडीशन के टाइम पे ही आए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज अक्सर बुरे मार्केट के टाइम पे आती है। दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन ये मिस्टेक बड़ी कंपनीज के हाई पेड ऑफिसर से लेकर छोटे मोटे न्यू स्टॉक इन्वेस्टर्स भी करते हैं। फिफ्थ, चार्ली मंगर ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जिनके मोट हर साल स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो चल जाएगा, क्योंकि मार्केट क्रैश रिसेशंस आते रहते हैं। लेकिन कंपनी के पास जो एडवांटेज है जिसकी वजह से उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स उससे एकदम पीछे ही रहते हैं, तो वो कंपनी हमेशा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है। जैसे आप गूगल का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंटरनेट को यूज करेंगे उतना ही हम गूगल को भी यूज करेंगे। और सबसे लास्ट, पेशेंस। दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती है, जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, हम्बलनेस, इसमें से पेशेंस बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। अगर आप डे ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है और हर स्ट्रेटजी कुछ टाइम के लिए चलती है। जैसे ही उस स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग कॉपी करने लगते हैं तो वो स्ट्रेटजी बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं कर सकती, लेकिन पेशेंस एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमेशा काम करेगी। लेसन नंबर 2, चार्ली मंगर के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। दोस्तों जिस तरह एक पायलट जब प्लेन उड़ाने से पहले एक चेकलिस्ट यूज करता है ABCD, उसी तरह चार्ली मंगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक चेकलिस्ट यूज करते हैं जिससे उनके लॉसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहला, रिस्क। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत रिस्क के बारे में सोच के करनी चाहिए। अगर आपको कोई स्टॉक में परमानेंट कैपिटल लॉस का चांसेस लग रहा है तो वैसे स्टॉक को आप पूरी तरह अवॉइड करो। और दोस्तों जो स्टॉक मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन होते हैं और मार्केट क्रैश की वजह से जो 40-50% तक स्टॉक का प्राइस गिरता है, चार्ली मंगर उसको रिस्क नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से जब स्टॉक 50% नीचे गिरता है तो वो ज्यादा रिस्की होने के बदले और कम रिस्की होता है, क्योंकि वो कंपनी आपको और सस्ते प्राइस पे खरीदने को मिलती है और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ज्यादा बढ़ता है।
दूसरा, बी इंडिपेंडेंट। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा जब आप क्राउड के अगेंस्ट फैसला लेते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक बार भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हो तो आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हो, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट रिजल्ट भी एवरेज होगा। तीसरा, आपको कंटिन्यूसली रीड करके अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। अगर आपको स्मार्ट बनना है और लाइफ में अच्छे फैसले लेने हैं तो आपको अपने आप से हर एक चीज को क्वेश्चन करना होगा कि मैं ये फैसला क्यों ले रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। इसीलिए आपको एक हैबिट डालनी होगी अपने अंदर वाई पूछने की, और उससे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। चौथा, द बिगिनिंग ऑफ विजडम। दोस्तों, जब आप ये मान लो कि आपको हर चीजें पता है तो आप उसके बारे में कुछ नया सीख नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप उस प्रॉब्लम को पहचानने का होता है, और आप अपने आप को सबसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। पांचवा, पोर्टफोलियो एलोकेशन। दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन करने का। जब आपको कोई अच्छा मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, तब आपको उसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छे मौके रेयरली आते हैं। छोटा मोटा अमाउंट तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन असली वेल्थ बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से बनती है। लेसन नंबर 3, टू अ मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। दोस्तों, चार्ली मगर हमें स्ट्रांगली कह रहे हैं कि हमें मल्टी डिसिप्लिन्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी हमारे पास लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मान लो एक कारपेंटर है और उसके पास सिर्फ एक ही टूल है जो है हथौड़ा, तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, उससे ठोक सकता है, और इसीलिए उसको सारी प्रॉब्लम एक नेल की तरह दिखेगी। लेकिन एक अच्छे कारपेंटर के पास उसके टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होंगे और होने चाहिए। उसी तरह हमारे पास इन्वेस्टिंग में और रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे टूल्स होना जरूरी है। चार्ली मंगर इन टूल्स को मेंटल मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल्स अलग अलग फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अब दोस्तों, आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक नॉलेज भी चलेगी। ये टूल्स इन्वेस्टिंग में और रियल लाइफ में उतने ही जरूरी है जितने हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। उसके बिना हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यानी चार्ली मंगर की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर कोई आदमी बिना ये टूल्स के लाइफ जी रहा है तो वो लंगड़ा है और एक एस किकिंग कॉन्टेस्ट में एंटर कर रहा है। तो अब आप पूछोगे ये सब मेंटल मॉडल्स क्या है और हमें कौन सी फील्ड्स की नॉलेज होना चाहिए, तो वो ये सब है। शुरुआत के कुछ मॉडल्स हैं मैथ्स के ऊपर, जैसे बेसिक एरिथमेटिक, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप कंपाउंडिंग को अच्छे से नहीं समझते तो चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म सोच नहीं सकते। कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स हमेशा लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। फिर दूसरा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसकी नॉलेज आपको तब लगती है जब आप कुछ स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। फिर आता है अकाउंटिंग। इसकी आपको जरूरत होगी जब आप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करोगे। फिर ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जैसे डिसीजन ट्रीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दोस्तों, हमें साइकोलॉजी के कुछ मेंटल मॉडल सीखना चाहिए, जैसे इंसेंटिव कॉस्ट बायस, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सोशल प्रूफ, सनक कॉस्ट, फर्स्ट कंक्लूजन बायस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इंजीनियरिंग से जैसे बैकअप सिस्टम, ब्रेक पॉइंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर इकोनॉमिक्स में से जैसे एडवांटेज ऑफ स्केल, वेल्थ इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कंपैरेटिव एडवांटेज इन ट्रेड। और फिर मार्केट्स में जैसे टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रक्शंस, पेरीम्यूटल सिस्टम, मिस्टर मार्केट, कैंसर सर्जरी फॉर्मूला। और फिर मैनेजमेंट के जैसे चेकलिस्ट, बिग नो ब्रेनर क्वेश्चंस, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। फिर बायोलॉजी के जैसे नेचुरल सिलेक्शन, फीडबैक लूप्स। और फिर स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी और हिस्ट्री। अब दोस्तों, इन सारे मेंटल मॉडल्स के ऊपर मैं अलग अलग करके डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप भी अपनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इंप्रूव कर सको और अपनी लाइफ में अच्छे फैसले ले सको। क्योंकि दोस्तों, जब आप इन मॉडल्स को सीख लेते हो तो ये सब कंबाइन होते हैं और इसके कॉम्बिनेशन से आप काफी बेहतर फैसले ले सकते हो अपनी लाइफ में, जिसको चार्ली मंगर कहते हैं लूलापलूजा इफेक्ट। अब दोस्तों, थोड़ी देर में हम एक रियल एग्जांपल के बारे में बात करने वाले, जिसमें इसमें से बहुत सारे मेंटल मॉडल्स के बारे में हम रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि हमें ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्कूल में सीखने नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम कोई एक फील्ड की पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ उसके ही कॉन्सेप्ट सीखने मिलते हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको मैथ्स के मॉडल्स अच्छे से पता होंगे, और अगर आपने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है तो आपको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन आपको कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो आपको अलग से सीखना होगा। तो हमें चार्ली मंगर एक छोटी सी पोएम के जरिए सिखाते हैं कि हमें ये सारे मेंटल मॉडल्स खुद से सीखने पड़ेंगे, जिसकी पंच लाइन ये है, देन आई विल डू इट माई सेल्फ। ये पोएम कुछ इस तरह है, आप ये वीडियो को पॉज करके इस पोएम को रीड कर सकते हो। अब दोस्तों, मेरे पास इन्वेस्टिंग में कोई पीएचडी नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करके उसे हैंडल कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये बुक रीड करने के बाद ये सब मॉडल्स को बहुत ही डिटेल में सीखे। और इन सारे मेंटल मॉडल्स में से सबसे शॉकिंग और सबसे इंपॉर्टेंट था साइकोलॉजी का, जो मैंने इस बुक में से रीड किया है। और मैं ये बुक आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ रीड करने के लिए। चार्ली मंगर की लैंग्वेज में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये बुक को खरीद कर उसे रीड नहीं किया है तो आप इसका प्राइस ऑलरेडी पे कर रहे हो लाइफ में गलत फैसले लेकर। लेसन नंबर 4, अ $1 ट्रिलियन एक्सरसाइज। दोस्तों, आइए इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम रियल लाइफ में चेक करते हैं, जिसको चार्ली मंगर ने इस बुक में बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। ये एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट था जो चार्ली मंगर ने एक स्पीच में दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमको इन्वेस्टिंग के और बिजनेस के कुछ टाइमलेस लेसन सीखने मिलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है। दोस्तों, मान लो आप 1884 में जी रहे हो और आप काफी स्मार्ट हो, लेकिन इतने अमीर नहीं। तो आपके टाउन के एक अमीर आदमी ने आपको बुलाया जिसका नाम है ग्लोथ्स, और उसने आपके साथ 20 और स्मार्ट लोगों को बुलाया। वो इसलिए ताकि आप लोग उस अमीर आदमी को एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जिसमें उसके $2 मिलियन आने वाले 150 सालों में $2 ट्रिलियन बन जाए, यानी 1 मिलियन या फिर इतने डॉलर्स। अब दोस्तों, ऑब्वियसली 150 सालों तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए आपको सिर्फ उस अमीर आदमी को अपना बिजनेस प्लान बताना है लॉजिक के साथ, जिससे वो कन्विंस हो जाए कि आपका बिजनेस प्लान सबसे अच्छा है। और अगर वो अमीर आदमी कन्विंस हो गया तो आपका बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट करेगा और उस कंपनी की आधी वेल्थ आपके नाम कर देगा। क्योंकि दोस्तों, आज की तारीख में मैक्सिमम न्यू कंपनीज शुरुआत में ही बंद हो जाती है। हर 10 नई कंपनीज में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं शुरुआत के सिर्फ 5 साल में। तो आप उस अमीर आदमी को कैसे कन्विंस करोगे और क्या कहोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और एक ही अटेम्प्ट है। तो चार्ली मंगर मल्टीपल मेंटल मॉडल्स को यूज करके हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा बिजनेस किस तरीके से शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट्स बेच के इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, यानी उस कंपनी का एक यूनिक ब्रांड होगा।
दूसरा, हम $2 ट्रिलियन सिर्फ एक सिटी में बिजनेस करके नहीं कमा सकते, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसको हम पूरी दुनिया में इजीली बेच सके। तीसरा, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट चुनेंगे जिसको न्यू टेक्नोलॉजी से कोई भी नुकसान नहीं होगा, जैसे कोई खाने का या ड्रिंक्स करने का प्रोडक्ट। चौथा, हम एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बेचेंगे जिसे बच्चे से लेकर बड़े लोग कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हम कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट से उस प्रोडक्ट के ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि जब लोगों को उसे खरीदना होगा तो लोग शॉप पर जाकर उस जेनरिक चीज का नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस ब्रांड का नाम लेंगे। जैसे इंडिया में बच्चे स्टेशनरी पे जाकर ग्लू या गम नहीं मांगते, वो फेविकॉल मांगते, या फिर जल्दी सूखने वाले गम की जगह पर लोग फेविक्विक मांगते, या फिर पानी की बोतल की जगह पे लोग बिस्लरी मांगते। फिर चार्ली मंगर हिस्ट्री के मॉडल्स को यूज करके ये बताते कि आने वाली जनरेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ता है, मतलब लोग ज्यादा फ्री होंगे और ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। फिर वो साइंस के मॉडल को यूज करके ये बताते कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से लोग कम से कम 1 या 2 लीटर पानी ज्यादा पिएंगे। इसीलिए हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो लोग प्यास लगने पर डिजायर करे, तो एक अच्छा आइडिया होगा। इसीलिए हम एक सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करेंगे और इस सॉफ्ट ड्रिंक में हम 2 चीजें ऐड करेंगे, शुगर और कैफीन। ये दोनों चीजें ऐसी है जिसकी अगर लोगों को हैबिट होती है तो वो आसानी से छूटती नहीं है। फिर हम साइकोलॉजी का एक मेंटल मॉडल यूज करेंगे, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इसका मतलब जब भी आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पे रहते हो तो आप एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे जब भी किसी बच्चे को बाजार में चॉकलेट दिखती है तो उसे खाने का मन करता है, या फिर जब हम टीवी में ऐड देखते हैं पिज्जा या केक का तो हमें भी उसे खाने का मन करता है। और फिर चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लो, वो डिजायर आपके मन में रहता ही है। फिर चाहे आप उसे एक दिन मत खाओ, लेकिन नेक्स्ट डे आप कंज्यूम करते हो। वो टीवी ऐड देखने से पहले हमें उस पिज्जा का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उस ऐड के देखने के बाद वो डिजायर हमारे मन में आया और हमने उसे कंज्यूम किया। फिर हम इस सॉफ्ट ड्रिंक का एक कूल और फैंसी नाम रखेंगे, क्योंकि ग्लॉट्स शुगर वाटर किसको पीना है, लोगों को कोका कोला पीना है। फिर हम इसमें थोड़ा कलर मिला देंगे, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही रॉयल और लग्जरियस वाइन की तरह दिखेगा, लेकिन रियलिटी में ये एक वाइन नहीं होगा। इसीलिए जो लोग अल्कोहल नहीं पीते वो भी इसे शान से पिएंगे। फिर हम इसके टीवी एड्स में हमेशा यंग और अट्रैक्टिव लोगों को रखेंगे। आफ्टर ऑल यंगस्टर्स हमेशा दूसरे यंग लोगों को देखकर कॉपी करते हैं। ये एक साइकोलॉजी का सोशल प्रूफ का मेंटल मॉडल है। और दोस्तों, जब हम कॉपी करने की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी हमारे जैसे ड्रिंक्स कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ये कोका कोला ब्रांड पूरी दुनिया में ऑलरेडी फेमस होगा। और अगर कोई दूसरा ब्रांड हमारे कोक से ज्यादा टेस्टी भी होगा तो भी लोग हमारे ब्रांड को ही प्रीफर करेंगे। फिर आप उस पोस्टर में ऐसी ब्यूटीफुल लड़की को ऐड कर दो, और बस जब भी आप ऐसे कोई पोस्टर को देखोगे किसी भी शॉप पर तो आपको भी उसे पीने का मन करेगा, और बहुत ही जल्दी लोगों को उसकी हैबिट हो जाएगी। द ब्रेन ऑफ मैन yearns फॉर अ टाइप ऑफ बेवरेज हेल्ड बाय द प्रिटी वुमन ही कांट हैव। अब दोस्तों, ये पूरे एग्जांपल का मकसद ये था कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चालू करने के लिए या अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए ऐसे मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की तारीख में लोग इतने हाई क्वालिफाइड होते हैं, कुछ लोग MBA या PhD करते, लेकिन वो सिर्फ इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि लोग कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, तो उसे कॉपी करना तो बहुत दूर की बात होगी। लेसन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ली मंगर के इंपॉर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू डिजर्व व्हाट यू वांट। अगर आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए या अच्छा करियर चाहिए या बहुत सारे पैसे चाहिए तो आपको उसे डिजर्व करना होगा, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल भी जाती है और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप उसे बहुत जल्दी खो दोगे, फिर चाहे वो बहुत अच्छी पार्टनर भी क्यों ना हो, बहुत सारा पैसा हो या कुछ और, क्योंकि एक अच्छी लाइफ बाय नेचर डिजर्व की जाती है। दूसरा, डोंट वर्क फॉर एनीवन यू डोंट रिस्पेक्ट एंड एडमायर। आप उन लोगों के साथ कभी काम मत करो जिनकी आप कभी इज्जत नहीं करते। तीसरा, डोंट सेल एनीथिंग यू वोंट बाय योरसेल्फ। अगर आप बिजनेस करते हो या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो कोई ऐसी चीज मत बेचो जो आप खुद नहीं खरीदोगे। चौथा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। नोइंग व्हाट यू डोंट नो इज मोर यूजफुल देन बीइंग ब्रिलियंट। डोंट नो इज मोर यूजफुल देन बीइंग ब्रिलियंट। चार्ली मंगर दुनिया के सारे स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यस, नो और तीसरा टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप दुनिया के सारे बिजनेस को अच्छे से नहीं समझ सकते। और लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, इट्स चीपर। अगर वॉरेन बफे और चार्ली ने कॉलेज छोड़कर कुछ नया नहीं सीखा होता तो बर्कशायर हैथवे नाम की कोई कंपनी नहीं होती। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ये 2 लोगों का नाम नहीं होता, ये बुक नहीं होती और हमारे पास इसमें से सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए गो टू बेड अ लिटिल वाइजर ईच डे। कुछ ही सालों में आप सरप्राइज हो जाओगे ये देख के कि आप बाकी लोगों से कितना ज्यादा आगे निकल गए, क्योंकि आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है। कोई भी रातों रात जीनियस नहीं बनता। दोस्तों, मेरे से लोग पूछते कि मुझे इतनी नॉलेज कैसे मिली इन्वेस्टिंग के बारे में, तो उसका आंसर सिंपल है, मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं हर रोज मिनिमम 3 घंटा रीड करूं। फाइनली इंपॉर्टेंट स्पीच है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। इसमें चार्ली मंगर ने डिटेल में बताया कि हम कैसे कंटिन्यूअसली लाइफ में गलत फैसले लेते रहते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। ये एक अलग ही लेवल की स्पीच है, इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। तो दोस्तों, बिजनेस ओनर, और जब मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है तो मैं जवाब कहाँ ढूंढती हूँ? सीधा किताबों में। तो लास्ट वीक मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसने मुझे ये समझने में मदद करी कि अगर किसी भी कंपनी के कोर प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यूज स्ट्रांग हैं तो वो कंपनी ना सिर्फ बची रह सकती है बल्कि बड़ी भी हो सकती है। अब आपकी कंपनी के क्या कोर वैल्यूज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली पर्सनल जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मोर और लेस सब पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, ग्रो करने में आपकी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करेंगे रे डालियो की किताब जिसका नाम है प्रिंसिपल्स। रे डालियो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स नाम की एक एसेट मैनेजमेंट फर्म के फाउंडर हैं, विच इज अ प्रीमियम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दे डोंट हैंडल पोर्टफोलियोज लाइक यू एंड मी, बट दे हैंडल रियली सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स विच आर एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। और जो फॉर्च्यून मैगजीन है उनके हिसाब से ये यूएस की 5th सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनी है। इनफैक्ट रे डालियो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। तो रे डालियो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सही कर रहे हैं जो इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहे हैं, इतनी उन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर ली। अब हो सकता है कि आपको और मुझे रे डालियो से मिलने का कभी मौका ना मिले,
बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंशियल इश्यूज। आई मीन हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उनसे सीख नहीं सकते। इसीलिए आज उनकी किताब प्रिंसिपल्स से हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हमारी मदद कर सके। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन आई एम रियली रियली हैप्पी टू शेयर विद यू दैट दिस चैनल इज अबाउट बुक्स। मैं हर मंगलवार आपके लिए लेकर आती हूँ एक नई नॉन फिक्शन किताब की समरी, जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो बहुत सालों से चल रहा है उसे समय के साथ बदलना पड़ा और मुश्किलों के बाद वापस खड़ा होना ही पड़ा, और इवेंचुअली आपको भी यही करना पड़ेगा इफ यू वांट योर कंपनी टू लास्ट। और ये बदलाव सिर्फ तब आ सकता है जब उस बदलाव के पीछे ना आपकी कोई मजबूरी या फिर आपकी ईगो नहीं, बल्कि एक सॉलिड रीजन हो, और वो रीजन सिर्फ आपके गोल्स आपको दे सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने गोल्स को कितना क्लियरली आइडेंटिफाई करते हो, आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। इस बात की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट विल गिव यू द करेज टू मूव फॉरवर्ड। अभी कुछ दिन पहले एक लीडिंग ऑटोमेशन कंपनी के सीनियर लीडर से मैं बात कर रही थी, और उनसे मैंने पूछा कि यार आपको कभी डर नहीं लगता कि रेवेन्यूज का क्या होगा, आपके कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके मोरल का क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही विच वाज वेरी इंपैक्टफुल। उन्होंने मुझसे कहा कि निधि, बिजनेस इज लाइक अ गेम, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उस हार से क्या सीखा और आप कितनी जल्दी मैदान में वापस आए। तो मैंने सीखा कि ट्रेंड्स पर नजर रखना जरूरी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आज के जमाने में तो बहुत ही जरूरी है। जब चीजें बिगड़ने लगे तो इरैशनल होने की बजाय जो हमारे अंदर की एंग्जाइटी है उसे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ये सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो पर्सनली मैं ये बात डेफिनेटली बिलीव करती हूं कि हम में से कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, अगर आप एक सिंगल माइंड से फोकस करो। लेकिन अगर आपका दिमाग एक साथ 10 चीजों में, भाई मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, देन मोस्ट लाइकली आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना है कि इन 10 चीजों में से मेरे लिए कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपके 5 गोल्स हैं और उनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, तो सिर्फ गोल आइडेंटिफाई करने से ही नहीं चलेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेथोडिकली एनालाइज कि जो गोल्स आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं उस रास्ते में आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यहां आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, भले ही वो आपके पर्सनल चैलेंजेस ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स वो करियर अप्रूव नहीं करते तो वो भी तो चैलेंज हो गया ना। या फिर हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि आप एक चीज पर ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, देन दैट इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। तो हर चैलेंज पर ध्यान दो और उससे डील करने का एक तरीका निकालो। प्लीज अभी मुझसे ये मत पूछना कि तरीका कैसे निकालें, तरीके निकल जाते हैं एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एक प्रिंसिपल जो डाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिवली फॉलो करते हैं वो है सच बोलने की और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की। बात डेफिनेटली बिलीव करती हूं कि हम में से कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, अगर आप एक सिंगल माइंड से फोकस करो। लेकिन अगर आपका दिमाग एक साथ 10 चीजों में, भाई मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, देन मोस्ट लाइकली आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना है कि इन 10 चीजों में से मेरे लिए कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपके 5 गोल्स हैं और उनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, तो सिर्फ गोल आइडेंटिफाई करने से ही नहीं चलेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेथोडिकली एनालाइज कि जो गोल्स आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं उस रास्ते में आपको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो यहां आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, भले ही वो आपके पर्सनल चैलेंजेस ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसो, और उससे डील करने का एक तरीका निकालो। प्लीज अभी मुझसे ये मत पूछना कि तरीका कैसे निकालें, तरीके निकल जाते हैं एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एक प्रिंसिपल जो डाली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिवली फॉलो करते हैं वो है सच बोलने की और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की, भले ही वो सच कितना भी कड़वा हो। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन्हें छुपाने की बजाय डिस्कस किया जाए और कंपनी में ना एक ऐसा एनवायरमेंट बनाया जाए जहां सब लोग, भले वो जूनियर हो, सीनियर हो, सब अपनी बात खुलकर कह सकें। आपको ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा होगा कि ऐसा करने से तो और लड़ाइयां बढ़ेंगी, पर कम से कम लोग पीठ पीछे तो आपकी बातें नहीं करेंगे ना। हाँ, ये है कि आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। नाउ द ब्राइट साइड ऑफ दिस प्रिंसिपल इज कि अगर आप टाइमली करेक्टिव एक्शन ले लो बिफोर इट इज टू लेट, देन इट वर्क्स इन योर फेवर। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन उस पॉलिसी के बारे में लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं कि इस पॉलिसी का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, ओके, देन इट डजंट सॉल्व द पर्पस। तो अगर आपने एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जहां लोग खुलकर अपने मन की बात बोल रहे हैं और आपको ये चीज समझ आ गई कि ये पॉलिसी एम्प्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रही है, दैट इज देयर ओपिनियन, तो आप टाइम रहते वो पॉलिसी चेंज कर सकते हो। आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूं। जैसे कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी ना, वहां मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि उस डिपार्टमेंट में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और एंड तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे ना, उन सबका फ्यूचर अचानक खतरे में आ गया, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उन लोगों को पता भी नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई। ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी एम्प्लॉइज थे वो भी घबराने लगे। आई मीन दे स्टार्टेड थिंकिंग यार हमारा भी डिपार्टमेंट बंद कर देंगे किसी दिन और हमें बताएंगे भी नहीं। जो नए लोग थे वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने में हेजिटेट करने लगे बिकॉज दे वर नॉट श्योर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन ब्रिज वाटर में आई तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सबके सामने उस प्रॉब्लम को बताया कि भाई देखो, इस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रन, जिसकी वजह से हमें ये डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। तो जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आगे उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में क्या किया। बट द सेंट्रल मैसेज इज कि अगर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज से खुलकर बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। एम्प्लॉइज में एनिमोसिटी की फीलिंग, एनिमोसिटी मतलब कि जैसे उनको एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगेगी कि यार उसको रख लिया और मुझे निकाल दिया, विच इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। देखो, कहीं ना कहीं से रूमर्स तो आनी शुरू हो ही जाती हैं, लोग पीठ पीछे बात करने ही लगते हैं, आप किसी चीज को कितना भी छुपा लो, देन व्हाई नॉट टेल देम द ट्रुथ।
अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है कि वो एम्प्लॉइज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, सच बोले, तो मैनेजमेंट हैज टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू ना। और किताब में लिखी एक बात जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी वो ये है कि जो मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप एक पार्टनर की तरह है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ट्रांसपेरेंट रहना और वो करना जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बेनिफिट में ना हो बल्कि सबके हित में हो, ऐसे डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। शायद ये अप्रोच आपको अनबिलीवेबल लग रही होगी बिकॉज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वी नो हैज अ कट थ्रोट कंपटीशन, लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर ऐसा माहौल बन जाए जहां पे एम्प्लॉइज और मैनेजर्स एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी कहां की कहां पहुंच सकती है। सी राइट नाउ थिंग्स माइट बी कंफर्टेबल फॉर यू, लेकिन जैसे ही आप सक्सेसफुली अपने गोल्स अचीव करने लगोगे ना वन आफ्टर द अदर, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही, एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन इन प्रॉब्लम से घबराने की या फिर सफर छोड़ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू नो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको ये स्किल सीखने की जरूरत है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। और इसके लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे ना सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आसान हो बल्कि उसका जो सोल्यूशन है उसे इंप्लीमेंट करना भी बहुत आसान हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन माय ओपिनियन जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बहुत बढ़िया काम करती है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि जैसे मानो कोई बिल्डिंग है, ओके, तो बिल्डिंग का जो टॉप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है, यानी कि जो मैनेजर्स सबसे ऊपर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हाई पोजीशंस पे हैं, वो आपकी कंपनी का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर ये मैनेजर्स अच्छे हैं तो कंपनी का कल्चर भी अच्छा होगा, लेकिन अगर ये मैनेजर्स ढीले हैं या फिर इनके अंदर लैक ऑफ इंटेग्रिटी है, देन द होल ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अफेक्टेड। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे मैनेजर हायर कर लिए जो कि क्वालिटी कंट्रोल में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, हु डजंट फॉलो वेरी इंटीग्रल प्रैक्टिसेस इन द कंपनी, तो कुछ ही महीने की बात है वो पूरी कंपनी में सेम कल्चर आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने टाइम लगा के एक ऐसे मैनेजर हायर करें जो कि क्वालिटी कंट्रोल में बहुत अच्छे हैं, जो कि कंपनी की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को समझते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो कितनी बढ़िया टीम बिल्ड कर देंगे आपके लिए दैट योर कंपनी विल हैव अ स्ट्रांग स्टेबल टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हैविंग सेड दैट, आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रख सकते, आपको मैनेजर्स को सफिशिएंट कंट्रोल और साथ ही साथ उनको रिसोर्स एक्सेस देना ही पड़ेगा। नाउ एज अ रूल ऑफ थंब अगर आप मुझसे पूछो तो 7 और आई वुड से 5 एम्प्लॉइज के ऊपर एक मैनेजर का होना जरूरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो आप क्लियरली अपने गोल्स को समझो। सेकंडली आप इस चीज पे फोकस करो कि मैं अपनी कंपनी में एक ट्रांसपेरेंट और एक ओपन ट्रस्टवर्दी वर्क कल्चर कैसे बना सकती हूं या बना सकता हूं। एंड थर्डली बी वेरी केयरफुल अबाउट द काइंड ऑफ पीपल यू ब्रिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कंपनी के कोर प्रिंसिपल स्ट्रांग है ना तो मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, बिकॉज टुगेदर एज अ टीम यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। अब इन प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें सेट करने में आपको टाइम लगेगा, आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी कंपनी का जो कल्चर है ना वो क्रिएट करना आपका काम नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। सो एज अ मैनेजर आप ये समझो कि आप एक मैकेनिक हो और आपकी कंपनी एक मशीन है, वो मशीन कितनी सक्सेसफुली चले ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो जिसमें आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा क्लोज माइंडेड हूं, या फिर लोगों से पूछो, उनका फीडबैक लो, सिचुएशंस को एनालाइज करो, डेटा को एनालाइज करो कि मैंने पास्ट में क्या डिसीजन लिए जो सही नहीं गए एंड व्हाट कैन आई डू फर्दर। तो ये बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग किताब है, बोथ फॉर मैनेजर्स एज वेल एज फॉर ओनर्स। अगर आप अपनी कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए बट आई डोंट हैव अ मेंटोर, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज समय निकालकर इस किताब को पढ़िए, इस किताब में दिए गए एग्जांपल्स को पढ़िए एंड लर्न हाउ टू बिल्ड अ ग्रोइंग कंपनी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। Drop of ink make thousands, millions think. दोस्तों इससे पहले 1960s में ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे, पर ये तो कोई खास बात नहीं है दोस्तों। ये बात खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआत की थी 6 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर, यानी कि वो बच्चा जो रोज सुबह शिकागो के शहर में रास्ते पे पेपर बेचता था वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनता है। तो दोस्तों उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने जो बुक लिखी है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स, वो एक बेहतरीन किताब है ये जानने के लिए कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था, उनकी लर्निंग्स क्या थी इस जर्नी में। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर ऑफ लाइफ बाय डब्ल्यू क्लेमेंट। मैंने आपको बताया डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके जो पापा थे वो बहुत छोटी उम्र में चल बसे थे और उनको उनकी माँ ने सिंगल हैंडेडली बड़ा किया। उनकी माँ का एक स्विंग बिजनेस था, वो कपड़े सिलने का काम करती थी और स्टोन जो कि उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे वो उनकी माँ को हेल्प करने के लिए शिकागो के रास्तों पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचने जाते थे। और दोस्तों बुक की शुरुआत भी वो अपने उसी वाक्य से करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में न्यूज़पेपर बेचने चला गया। रेस्टोरेंट का वेटर था, उसने देखा कि छोटा सा बच्चा आता है और जो लोग खाना खा रहे हैं उनको डिस्टर्ब करके न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वेटर ने उसको एक धक्का मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन जैसे ही वो वेटर मुड़ा और थोड़ा वहां से दूर गया वो बच्चा जिंदा रह जाता है और वो वापस पेपर बेचने का ट्राई करता है। वेटर ने दूसरी बार देखा, इस बार उसको जरा जोर से धक्का मार के बाहर निकाला और कहा कि अभी इस रेस्टोरेंट में आना मत। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो वेटर वहां से जाता है वो बच्चा फिर से जिंदा रह जाता है और उसकी इसी परसिस्टेंस को, इसी डिटर्मिनेशन को देखकर वहां रेस्टोरेंट में जितने बैठे हुए कस्टमर्स थे उन्होंने उनके सारे पेपर्स खरीदे। दोस्तों यही बच्चा बड़ा होकर कंबाइंड इंश्योरेंस नाम की $1 बिलियन इंश्योरेंस कंपनी में आता है। उस बच्चे का नाम है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन और उसी स्टोरी को, उसी नॉलेज को शेयर करते हैं हमारे साथ इस बुक के अंदर। सिस्टम यानी कि क्या? सिस्टम यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका सक्सेस मिलना अश्योर्ड है, गारंटीड है। तो पहले ऑथर समझाते हैं कि क्या वाकई में कोई सिस्टम है जिससे सक्सेस अश्योर्ड हो, गारंटीड हो। तो वो कह रहे हैं हाँ, इस सिस्टम की सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 3? जी हाँ दोस्तों, तो ऑथर के हिसाब से आपको सिर्फ 3 चीज चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने की। और दोस्तों ये जो पूरी बुक है वो सिर्फ इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। The first is called inspiration to action. The second is called know-how, and the third is called activity knowledge. दोस्तों हम थोड़ा ब्रीफ में इन तीनों कंसेप्ट को देखेंगे। All success swings on 3 phases: inspiration to action, know-how, and activity knowledge. पहला है inspiration to action. ऑथर समझाते हैं what is inspiration to action? That which motivates you or anyone else to act because you want to. तो दोस्तों इंस्पिरेशन हर एक सक्सेसफुल एंडेवर का फर्स्ट स्टेप है।
आप कोई भी सक्सेसफुल कंपनी देख लो, आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो पहले इंस्पायर होता है एक आइडिया से, वो इंस्पायर होता है एक पॉसिबिलिटी से, वो इंस्पायर होता है एक फ्यूचर आउटकम से, और फिर वो आइडिया उसको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। दोस्तों पहला स्टेप आपके सक्सेस सिस्टम का होगा इंस्पिरेशन टू एक्शन। आपको अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको वो आइडिया ढूंढना है जो आपको इंस्पायर करेगा एक्शन के लिए। दोस्तों लोगों के कई इंस्पिरेशन होते हैं, कुछ लोगों का इंस्पिरेशन मनी होता है, कुछ लोगों का फेम होता है, कुछ लोगों का स्टेटस होता है। हर एक इंसान का अपना अपना इंस्पिरेशन होता है। अगर इंस्पिरेशन नहीं होगा तो जो आपका एक्शन है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप कुछ दिन उस गोल के तरफ जाने का ट्राई करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई हर्डल फेस करेंगे आप गिव अप कर जाएंगे। अगर आपका गोल बहुत इंस्पायरिंग होगा तो आप न जाने कितने हर्डल्स को पार करते करते भी उस गोल को पहुंच जाएंगे। द सेकंड इज कॉल्ड नो हाउ। द ऑथर सेज द पर्टिकुलर टेक्निक्स स्किल्स दैट गेट रिजल्ट्स फॉर यू is called know-how. Know-how becomes habit through actual repetitions that get results for you is called know-how. Know-how becomes habit through actual repetitive experience. For example, आप किसी कार शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे जो आपका सेल्स में होता है वो ट्रेन होता है। आप अगर 5-6 साल से ऊपर से सेल्स में एक्सपीरियंस रखता है तो आप उसकी बातों से समझ जाएंगे कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है। क्यों? क्योंकि उसने नो-हाउ डेवलप कर लिया है। इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस उसको एनेबल करता है अपनी सेल्स पिच परफेक्टली देने के लिए। अगर कोई नया बंदा होगा तो वो फंबल करेगा, वो ठीक से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस सेल्स में होगा उसको पता है इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि जो सेल्स की एक्टिविटी है उसका नो हाउ क्या है, तो उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी मेथड क्या है, वो सब पता है। सो नो हाउ इज द सेकंड स्टेप इन योर सक्सेस सिस्टम। द थर्ड वन इज कॉल्ड एक्टिविटी नॉलेज। अगर आप सेल्समैन हैं तो आप क्या चीज सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके आइडियाज के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके डोमेन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऑथर कहते हैं द नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, सर्विस, प्रोडक्ट, मेथड्स, टेक्निक्स, स्किल्स कंस्टिट्यूट एक्टिविटी नॉलेज। दोस्तों ये डिमांड करता है कि आप कितने क्रिएटिवली अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों इस बुक में ऑथर ने सिर्फ यही 3 प्रिंसिपल्स को बारी बारी से समझाया है, और इसके सिवा उन्होंने बहुत सारे पर्सनल एग्जांपल्स दिए हैं। उन्होंने एक $1 बिलियन इंश्योरेंस कंपनी बनाई कैसे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये लगी मुझे बुक के अंदर कि हर एक चैप्टर के पीछे एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसे ऑथर कहते हैं द लिटिल हिंजेस दैट स्विंग बिग डोर्स। तो ऑथर के मुताबिक हर एक चैप्टर के पीछे उन्होंने कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल, कुछ ऐसे बढ़िया एनेक्डोट्स, कुछ ऐसे बढ़िया थॉट्स लिखे हैं जो आगे वाले पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको बुक स्कीम करना हो तो आप सिर्फ उन नगेट्स को पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट पता चल जाएगा। दोस्तों अब मैं उसके कुछ प्राइमरी आइडियाज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं आपका ग्रोथ होता है इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन से। हमें सिखाया जा रहा है यू शुड बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव गॉट। दोस्तों दैट इज नॉट ट्रू। इफ वी वर सैटिस्फाइड विद व्हाट वी बॉट तो हम लोग बैलगाड़ी से कभी कार की तरफ जाते नहीं। हम बैलगाड़ी से सैटिस्फाइड हो जाते, हम हॉर्स कैरियर से सैटिस्फाइड हो जाते तो भी कार का इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। दोस्तों अगर हम सिर्फ रोड से जाने के लिए सैटिस्फाइड हो जाते तो भी हवा में उड़ ही नहीं पाए। दोस्तों डिससैटिस्फैक्शन इज द क्रिएटिव स्टेट। आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी होगा जब आप अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड होंगे। अगर आप सैटिस्फाइड होंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। और दोस्तों ऑथर समझाते हैं कि क्यों बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं करते, उनकी तरफ जाने का ट्राई नहीं करते, बिकॉज दे फेस फियर। द ऑथर सेज face your fears and the depth of your fears is certain. Know-how के बारे में दोस्तों ऑथर कहते हैं know-how is the quality that enables you to do something at will. It cannot be accumulated. It can be gained only by experience. दोस्तों अगर किसी भी चीज में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उस चीज में एक्सपीरियंस लेना बहुत ही जरूरी है। एक्सपीरियंस इज व्हाट ब्रिंग्स दिस नो हाउ एंड दिस नो हाउ इज व्हाट enables you to succeed. दोस्तों ऑथर इस बुक पे अपना ये भी वाक्य सुनाते हैं कि कैसे वो इंस्पायर हुए थे नेपोलियन हिल की बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच से। और वो कहते हैं कि उस बुक का जो प्राइमरी सेंटेंस है वो अपने आप को आप रोज मिरर में देख के कहना है whatever the mind can conceive and believe it can achieve. अगर अपने आप को आप ये रोज सेंटेंस कहेंगे तो आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाएगी कि जो भी मेरा मन सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो मेरा मन अचीव कर सकता है। ऑथर कहते हैं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, नो हाउ इज द टेक्निक। हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन नो हाउ नहीं होता। प्राइमरी सेंटेंस है वो अपने आप को आपको रोज मिरर में देख के कहना है whatever the mind can conceive and believe it can achieve. अगर अपने आप को आप ये रोज सेंटेंस कहेंगे तो आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाएगी कि जो भी मेरा मन सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो मेरा मन अचीव कर सकता है। कहते हैं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, नो हाउ इज द टेक्निक। हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन नो हाउ नहीं होता। जैसे कई ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया यानी कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है लेकिन नो हाउ नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हम स्टूडेंट्स को नॉलेज से भर देते हैं लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, उस नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे होता है वो सिखाते ही नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई वी फेस सच अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन दिस कंट्री। और उसको इसके सिवा ऑथर और थिंकिंग ग्रो रिच वाले लेसन को हाईलाइट करते हैं। एवरी एडवर्सिटी इज द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। हर मुश्किल, हर चैलेंज जो आप फेस करते हैं उसमें उस चैलेंज से ज्यादा बेनिफिट मिलने का एक बीज होता है। अगर आप उस बीज को पहचान पाएंगे और उसको इंटरनलाइज कर पाएंगे तो आप उस एडवर्सिटी का दोगुना फायदा उठा पाएंगे। जैसे हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं हम क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फेलियर्स को फेस करना सिखाया नहीं है। दैट इज व्हाई द ऑथर एम्फसाइजेस ऑन दिस पॉइंट दैट एवरी एडवर्सिटी हैज द सीड फॉर इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। दोस्तों इसी बात को समझाते हैं द कांसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। यू आर द एवरेज ऑफ 4 to 5 पीपल दैट यू हैंग अराउंड विद। आपका एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप लेजी लोगों के साथ, अगर आप डिमोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी लेजी और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। इसका सीधा मीनिंग ये है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू शुड हैंग अराउंड विद पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम इस वीडियो में एंड करना चाहता हूं उसी सेंटेंस के साथ जिससे मैंने a drop of ink can make thousands perhaps millions think and this book is such a drop of. According to the James Watson, Ellicott's starch of the DNA allows to extract the DNA and club them together. So why this whistling?
എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും പവർ യോഗയ്ക്ക് പോണം. അടിയിൽ നോക്കിയ തടി വെച്ചത് പോലെ ഇന്ന് അബിയും ഞാനും ഭയങ്കര അരവിന്ദിനെ. According to the James Watson, a liquid starch of the DNA allows to extract the DNA and club them together. So why this? We can also isolate.